साथियों, जय भीम। मैं प्रकाश दार्शनिक। देश के नए संसद भवन के निर्माण का कार्य सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत पूर्ण हो चुका है। यह नया संसद भवन 862 करोड़ की लागत से बनाया जाना तय था, जिसकी लागत 108 करोड़ से बढ़कर वह अभी 970 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन कल 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री के हाथों होने जा रहा है। यह संसद भवन अपने आप में एक विशालता धारण किए हुए है। नया संसद भवन 4 मंजिला होगा और हर मंजिल पर लगभग 1,73,570 स्क्वायर फीट की जगह होगी, जो तकरीबन 4 एकड़ भूमि के बराबर है। तो इस तरह की 4 मंजिलें हैं। इस नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों के 888 सदस्यों को बैठने की जगह होगी, जो वर्तमान अवस्था में 545 है। इसी के साथ राज्यसभा के 384 सदस्यों को बैठने की जगह होगी, जो वर्तमान में 250 है। और इन दोनों के अलावा जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन के लिए 1272 सदस्यों को बैठने के लिए भी जो भूमि जगह निर्धारित की गई है। यह समूची संसद भवन आत्मनिर्भर भारत की भावना की प्रगति की भावना की तरह उसे लिया जा रहा है। यह संसद भवन बन के तैयार हुआ और उसके उद्घाटन के कार्यक्रम के साथ साथ वह विवादों में भी छिड़ गया है। विवादों के 2 कारण हैं। पहला कारण है कि इसके उद्घाटन की जो तिथि चुनी गई है वह 28 मई 2023 विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती का दिन है। दूसरी विवादास्पद बात है कि इस उद्घाटन समारोह से वर्तमान अध्यक्षा जो है राष्ट्र की प्रेसिडेंट, उन्हें दूर रखा जा रहा है। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। पहले यह देखते हैं कि इस नए संसद भवन के निर्माण की जरूरत क्या थी। साथियों, आप सभी जानते हैं कि संविधान के आर्टिकल 81 के क्लॉज ए के सब क्लॉज बी के तहत देश में हर 10 वर्ष बाद जो जनगणना होने वाली है, उस जनगणना के मुताबिक बढ़ने वाली देश की तादाद जो है, उसके मुताबिक लोकसभा, राज्यसभा तथा विभिन्न राज्यों के एमएलएस की संख्या बढ़नी चाहिए, ऐसा प्रयोजन था। देश की बढ़ी हुई आबादी की मुताबिक लोकसभा सांसद, एमएलएस और राज्यसभा सांसदों की भी संख्या बढ़नी चाहिए। इस तरह का आर्टिकल 81 के तहत प्रयोजन है। भारत देश की आज़ादी के बाद में लोकसभा सांसदों की संख्या 479 तय की गई थी, जो बाद में बढ़कर 500 हुई, 500 से बढ़कर 525 हुई और 525 के बाद में 545 निर्धारित की गई। यह 545 जो संख्या है वह 1971 के सेंसस के मुताबिक तय की गई। 1971 में इस देश का पॉपुलेशन 54.87 करोड़ था, 54 करोड़ 87 लाख। आज 2023 में इसकी संख्या लगभग 150% बढ़ गई है। मतलब आज की जो संख्या है वह 140 करोड़ के पार गई है। उस समय जब
1971 में संख्या तय की गई थी। तकरीबन 10 लाख आबादी के पीछे एक सांसद हुआ करता था, और 1971 में इसके ऊपर रोक लगा दी गई। वह रोक 1926 तक के है, और यह कहा गया है कि 1926 के बाद में आने वाला जो सबसे पहला सेंसस होगा, मतलब जो 2031 को होगा, उसके बाद में लोकसभा सांसदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। 1971 में जो पॉपुलेशन था उसके बेस के ऊपर 10 लाख व्यक्तियों के पीछे, पॉपुलेशन के पीछे एक सदस्य था। आज अगर देश की जनगणना की संख्या अगर लेते हैं तो 140 करोड़ के ऊपर है। मतलब आज के एक सांसद के पीछे लगभग 25, 28 और 30 लाख समुदाय निर्धारित है, जिसमें देश की बड़ी पॉपुलेशन और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, या फिर उनकी डिमांड्स को पूरी करने के लिए, उनके मुताबिक कानून बनाने के लिए, या उनकी बातों को सुनने के लिए जो प्रॉपर प्रतिनिधित्व चाहिए वो नहीं है। और इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में जो प्रयोजन करके रखा था 1900 धारा 81 के तहत, उसे समय समय पर लागू न किए जाने की वजह से यह समस्या खड़ी है। इस देश में शुरू से लेकर के आज तक के शासन कर रही कांग्रेस ने इसके ऊपर कोई पहल नहीं की, और हर बार यही रीजन दिया है कि सांसदों को बैठने के लिए पर्याप्त जगह न होने की वजह से इसे हम 26 तक के टाल रहे हैं। वर्तमान सरकार ने जो प्रयास किया है इस नए संविधान संसद भवन के निर्माण का, वो बहुत अच्छा है और देश की जरूरत है। इस संख्या को बढ़ाने से देश की समूची जनता को प्रॉपर प्रतिनिधित्व मिलेगा, उन्हें अपना कैंडिडेट चुनने का अधिकार मिलेगा, जो देश की समूची जनता के हितों के मद्देनजर संसद में कानून बनाने के लिए प्रयास करेंगे, उनके विकास के लिए जो भी हो सकता है वो करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यह 1971 के बाद में थमसा गया था। वर्तमान सरकार ने यह पार्लियामेंट्री हाउस बना करके भविष्य में इन सांसदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, इस सोच के साथ में यह किया गया कार्य है, ऐसा हमें लगता है, और जिसकी निहायत जरूरत है। लेकिन इस जरूरत के साथ साथ जो विवाद तैयार हुए हैं, जो विवाद उत्पन्न हुए हैं, वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस विनायक दामोदर सावरकर ने देश की आज़ादी के लिए कुछ भी नहीं किया, जो अंडमान में रहते हुए 5 बार मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपका गुलाम बन के रहूँगा, मैं आपके लिए ज़िंदगी भर काम करूँगा, इस तरह की बातें लिख करके 5 बार मर्सी पिटीशन दे करके अपने आप की छुटकारा की, अपने आप को ब्रिटिशों की कैद से छुड़ाया, और बाद में उन्हें स्वतंत्र वीर की उपाधि से नवाजा गया, वह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात है कि इस उद्घाटन के कार्यक्रम से वर्तमान जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू महोदया, इन्हें दूर रखा जा रहा है। साथियों, आपको शायद पता होगा कि जिस समय इस भवन के निर्माण के उद्घाटन का कार्य होने जा रहा था, उस समय जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उन्हें भी शिलान्यास के समय बुलाया नहीं गया था। आज जब नए संसद भवन का निर्माण हुआ, पूर्ण हुआ, और उसके लोकार्पण की जब बात आती है, तो वर्तमान जो राष्ट्रपति है उन्हें भी इससे दूर रखा जा रहा है।
हम अनुसूचित जातियों के लिए बहुत कुछ करते हैं, उनके हितैषी है ये दिखाने के लिए रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति तो बनाए जाते हैं। हमें देश की शेड्यूल ट्राइब जनता की बहुत फिक्र है, वो हमारे ही गतिविधियों का एक अंग ये जताने के लिए उन्हें राष्ट्रपति पद से नवाजा तो जाता है, लेकिन आरएसएस, बीजेपी और मोदी के माध्यम से संवैधानिक पदों पर बिठाने के बावजूद भी उनकी दिन ब दिन निरंतर अवहेलना की जा रही है। क्या रामनाथ कोविंद अनुसूचित जाति के थे इसलिए उन्हें संसद भवन के शिलान्यास के कार्यक्रम में न बुलाया गया? क्या द्रौपदी मुर्मू अनुसूचित जमात से है इसलिए उन्हें इस उद्घाटकीय कार्यक्रम से दूर रखा जा रहा है? अगर ऐसा है तो यह बहुत निंदनीय है। मतलब संघ के, बीजेपी के दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग है। वे आज भी इन जनजातियों को, अनुसूचित जाति जनजातियों को उनके वाजिब हक देना नहीं चाहते। केवल नाम के लिए उन्हें पदों पर तो बिठाल दिया जाता है, लेकिन उनका जो वाजिब सम्मान किया जाना चाहिए, उनका जो वाजिब हक उन्हें मिलना चाहिए, वो दिया नहीं जा रहा है। और इस बात से इन दोनों राष्ट्रपतियों को इस कार्यक्रम से दूर रखे जाने का मकसद ही यही है कि चाहे जो भी हो, हम ही सर्वश्रेष्ठ है, हम ही जो करना है वो करेंगे और आप केवल हमारे लिए काम करने के उद्देश्य मात्र बने रहेंगे, यह जताने का तरीका है। इस नए संसद भवन के सामने जो अशोक स्तंभ बनाया गया है उसमें भी बहुत सारी तब्दीलियां वर्तमान सरकार ने की है, जो निहायत निंदनीय है और जिसके ऊपर समूचे विरोधी दलों ने अपना विरोध प्रकट किया है। देश की आज़ादी के बाद में निरंतर देश के विकास की समूची जिम्मेदारी हम ले सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे कार्यक्रम हैं, बहुत कुछ देश को विकास के लिए कर सकते हैं। इस तरह की बातों को लेकर के बीजेपी सामने तो आई, लेकिन जब उन्हें मौका मिला तो इस तरह की बातें वे हम सभी के सामने ला रही है। जो भारत निर्माण करना चाहती है बीजेपी, जिस भारत का निर्माण उनकी नज़रों में है, क्या ये वही भारत है जो भेदभावपूर्ण है? क्या ये वही भारत है जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को कोई जगह नहीं है? क्या ये वही भारत है जिन व्यक्तियों ने देश के साथ गद्दारी की, देश के साथ कुछ नहीं किया, उन्हें नवाजने की मंशा रखती है यह सरकार? अगर इस तरह का भारत है, अगर इस तरह का भारत बनाने की संकल्पना वर्तमान सरकार के दिमाग में है तो वह निंदनीय है, जिसका देश की जनता विरोध करती है। समता से निधन के माध्यम से हम इसका विरोध करते हुए ये कहते हैं, ये जताते हैं कि इस तरह की भेदभावपूर्ण नीतियाँ नहीं अपनाई जाए तो बेहतर है। भारतीय संविधान ने सभी को एक समान संज्ञा दी है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 के मुताबिक भारत का राष्ट्रपति इस देश का सर्वोच्च प्रमुख व्यक्ति होता है और जिस संसद में देश के हितों के संदर्भ में कानून बनाए जाने वाले हैं, उन कानूनों के बनाए जाने वाले महल की उद्घाटन समारोह में ही अगर संविधान प्रदत्त सर्वोच्च व्यक्ति को गायब किया जाता है या फिर बुलाया नहीं जाता है, तो मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी कपट नीति है जो बीजेपी कर रही है, जिसकी समता से निंदा करता है। देश का सर्वोच्च शासक, सर्वोच्च व्यक्ति राष्ट्रपति है, उन्हें कार्यक्रम के लिए बुलाया जाना चाहिए और उन्हें उनका वाजिब सम्मान दिया जाना चाहिए। इसकी समता से दल वकालत करता है, देशवासियों से भी विनती करता है
कि वर्तमान सरकार द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों को हमने धिक्कारना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, ताकि भविष्य में अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए या फिर इस तरह के भेदभावपूर्ण रवैयों को नकारने के लिए हमने हमारी आवाज़ को बुलंद करने का मौका गंवाना नहीं चाहिए। मैं सभी देशवासियों को विनती करता हूँ कि आप भी अपना विरोध का स्वर प्रखर बनाएं और इस उद्घाटन के उपलक्ष्य में जो बढ़ती जा रही नीति है उसका विरोध करें। जय हिंद।